नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि हमने 7th क्लास में अपना जो 3rd चैप्टर है इतिहास के अंदर उसको शुरू किया हुआ है, और इसके अंतर्गत हम दिल्ली सल्तनत काल के दौरान जो विभिन्न 5 राजवंशों ने जो शासन किया उनका एक झलक हम इसके अंदर देख चुके हैं। अब हम दिल्ली शहर का विस्तार कैसे हुआ, यानी दिल्ली शहर किस प्रकार से फलता फूलता गया, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरीसन शहर से साम्राज्य तक। देखिए यहाँ पर मानचित्र नंबर 2 दे रखा है, और इसमें शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर। शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में हमने जाना था कि ये गुलाम वंश का दूसरा शासक था, यानी गुलामों का गुलाम भी इसको कहा जाता है। इतिहास के अंदर इसको जाना जाता है तो गुलामों के गुलाम के नाम से। यहाँ पर इनका ये साम्राज्य विस्तार दिया हुआ है इल्तुतमिश। इसमें दिया है काजकोट। देखिए ये राजकोट नहीं है, राजकोट आपका राजस्थान के अंदर है, सॉरी गुजरात के अंदर है, और ये है काजकोट जो कि अफ़गानिस्तान के आसपास का एरिया है। नंदाना, ये नालंदा नहीं है, ये नंदाना है। उसके बाद लाहौर, मुल्तान, उच्च, ये कच्छ नहीं है, उच्च, तबर हिंद, कुहराम, सरस्वती, सुनाम, हांसी, बरवाला, बारन, दिल्ली, कासली, ये शाम भामानक, अजमेर, मंदोर, कोल, बदायूं, ग्वालियर, रणथंबोर, देवल, अवध, बनारस, और ये इधर लखनऊ थी। इस विशाल साम्राज्य पर, इस विशाल क्षेत्र पर इल्तुतमिश का शासन हुआ करता था। तो इनके देखिए प्रारंभ का हम एक बार दौर देख लेते हैं इनका। ये भीतरी प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश का है भाई। किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हैं भीतरी क्षेत्र कहलाते हैं। गैरीसन क्या शहर कौन से होते हैं? जो किलेबंद बसाव हैं, उन जहाँ पर सैनिक रखे जाते हैं। यानी गैरीसन क्या होता है? गैरीसन जहाँ पर सैनिक छावनियाँ होती हैं उनको गैरीसन क्षेत्र कहा जाता है, गैरीसन शहर कहा जाता है। जैसे कि हम हरियाणा के बारे में जिक्र करें तो आपका अम्बाला कैंट है, ये आपका गैरीसन शहर के क्षेत्र के रूप में जाना जाता था उस समय। तो यहाँ पर देखिए 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरीशनों यानी रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के सहारे के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। परे का मतलब भीतरी क्षेत्रों के अंदर कभी फैला हो। भीतरी क्षेत्रों का मतलब जो कि बंदरगाहों से बाद में जुड़ जाते हैं, जहाँ से बंदरगाहों का लिंक होता है, क्योंकि सामान को उस क्षेत्र से लाकर दूसरे क्षेत्रों में, विदेशों में भेजने के लिए, या विदेशों का जो तैयार माल है वो मार्केट में बेचने के लिए आंतरिक मार्केट में भेजा जाता है, तो इनको भीतरी प्रदेश कहा जाता है। तो इन प्रदेशों तक शायद ही कभी रहा हो, यानी कि जो सल्तनत काल का जो समय था, प्रारंभिक समय 13वीं शताब्दी के आसपास का समय, ये जो किलेबंद जो चौकियाँ होती थी, जो गैरीसन शहर हुआ करते थे, जो सैनिक छावनियाँ होती थी, उसके आसपास के क्षेत्र के इर्द गिर्द ही इनका विस्तार होता था। लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर इनका नियंत्रण न के बराबर होता था, और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री यानी जिस वस्तुओं की ज़रूरत होती थी, जैसे सेना के लिए रसद सामग्री आदि के लिए, व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। यानी ये लूटमार वगैरह करते थे, लूट का माल, जिसको कि खमस बोला जाता था उस समय। देखिए दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरीसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए बनारस और ये लखनौती वाले एरिए हैं, इनका जो इनको संभालना काफ़ी मुश्किल भरा हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर क्या था? बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। यानी उनसे तालमेल बनाए रखना, उनसे कनेक्टिविटी बनाए रखना शासकों के लिए काफ़ी मुश्किल काम होता था। शासन को अफ़गानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। यानी कि उस समय जो प्रारंभ का जो दौर था सल्तनत काल का, उस समय शासकों को एक तो अपने क्षेत्र विस्तार की चुनौती, दूसरे जो सैनिक जो ठिकाने थे उनके इर्द गिर्द किलेबंदी की चुनौती का सामना करना पड़ रहा था, और
इन सभी के साथ साथ जो आर्थिक चुनौती थी वो इनके सामने प्रमुख रूप से देखने को थी, क्योंकि आर्थिक चुनौती, क्योंकि किसी राजा के पास यदि आर्थिक रूप से राजा मजबूत नहीं है तो अपने क्षेत्रों की किलेबंदी करने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो इसलिए भी इनको इन विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ विद्रोही जो आस पड़ोस के जो मजबूत सेनापति थे वो जरा सी लापरवाही का फ़ायदा उठा करके विद्रोह पर उतर आते थे, विद्रोह तुरंत कर देते थे। तो इस प्रकार के माहौल में राजाओं के सामने, जो प्रारंभिक सुल्तान थे, उनके सामने बड़ी बड़ी चुनौतियाँ खड़ी हुई थी। तो सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए था। उस समय प्रारंभिक दौर में सल्तनत को अपने पांव जमाने में काफ़ी मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा था। इसका जो संस्थापक थे, वास्तव में सही मायने में इसको मजबूती जो प्रदान करने वाले थे वो थे गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ इसका सही मायने में मजबूतीकरण, सशक्तिकरण, और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। मोहम्मद तुगलक जो कि तुगलक वंश का पढ़ा लिखा मूर्ख कहलाता है। देखिए, सल्तनत के भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य था गैरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। यानी भीतरी क्षेत्रों तक उन्होंने अगर जो अपना आवागमन किया तो भीतरी क्षेत्रों की सुरक्षा का जिम्मा अपने सिर पर लेकर के इन्होंने इन क्षेत्रों का जो है अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना का जो दुआब था, से जंगलों को साफ कर दिया गया। यानी यहाँ से अपना डिफॉरेस्टेशन, जो वनों की कटाई है, वो शुरू हो जाती है। वन उन्मूलन का कार्य यहाँ से शुरू हो जाता है सल्तनत काल से। और धीरे धीरे जो शिकारी संग्राहक तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से, जहाँ से वो रहते थे, वहाँ से उनको खदेड़ दिया गया। यानी बहुत से जो अपने आजीविका कमाते थे, जो वनों पर आश्रित थे लोग, उनकी आजीविका धीरे धीरे समाप्त होने लग गई। वह ज़मीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया जाने लग गया उस दौरान। सबसे ज़्यादा व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरीसन शहर और कई तरह के शहर बनाए और बसाए जाने लग गए थे। गैरीसन शहर, देखिए बार बार मैंने बताया, गैरीसन शहर जहाँ पे सैनिक टुकड़ियाँ रखी जाती थी, जहाँ पर सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। दूसरा विस्तार कब हुआ? देखिए, दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमाओं पर हुआ। यानी जो सल्तनत काल की जो सीमाएं थी, जो बॉर्डर्स थे, बॉर्डर के ऊपर इन्होंने अपना मजबूती की। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को, दक्षिण भारत, ध्यान रहे यहाँ पर, इससे पहले दक्षिण भारत की तरफ विजय का जो कोशिश नहीं की गई थी सल्तनत काल के शासकों के द्वारा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, क्योंकि इनको एक मजबूत एक सेनापति मिल गया था जिसका नाम था मलिक काफूर, जिसको कि 10 हज़ारी भी कहा जाता था। 10,000 दिनार में इनको खरीदा था इसको। तो दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। ये मानचित्र 3 के अंदर हम देखेंगे। और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे। मोहम्मद तुगलक ने किस प्रकार से अपनी राजधानी को जब परिवर्तित किया था, दिल्ली से दौलताबाद जब लेके गया था वो, तो इस दौरान उसको काफ़ी, क्योंकि मोहम्मद तुगलक एक दूरदृष्टिता वाला व्यक्ति था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो भी वो निर्णय लेता था वो निर्णय उसी पर हावी हो जाते थे। उसके निर्णय उल्ट सिद्ध होते थे, विपरीत सिद्ध होते थे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में कर ली थी उस दौरान। देखिए, दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर रही। प्रारंभ में जो दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत थी, यानी सेना इतनी जो शक्तिशाली नहीं हो पाई थी, आधुनिकीकरण नहीं हो पाया था सेना का, जिसकी वजह से सेना जो है यूरोपियन या अन्य शासकों के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर थी। मगर 150 वर्ष बाद, यानी आप 15वीं शताब्दी के आसपास देखें, मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर भी वसूल किया करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण
किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, ये जानने वाली बात है। इसको जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए मानचित्र 3 ये दिखा रखा अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के ये जो अभियान दे रखे हैं ये सबसे प्रमुख हैं। देखिए चित्तौड़ पर अभियान हुआ इनका, ये दिल्ली से चलता था और दिल्ली से इसने अभियान शुरू किए थे। 1301 में इन्होंने अभियान किया था रणथंभौर पर। 1299 में अभियान किया इन्होंने गुजरात पर। 1299 से इनके अभियान को हम शुरुआत देखते हैं। चलिए 1299 में इनका पहला अभियान रहा गुजरात के ऊपर। फिर 1299 के बाद 1301 में अभियान रहा रणथंभौर पर। रणथंभौर पे जो किला है उसको जीत पाने में ये सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन चित्तौड़ का जिसका कि साका प्रसिद्ध है 1303 का, रानी पद्मावती ने जो साका किया था, ये केसरिया पहनकर, केसरिया भी हुआ था वहाँ पे सैनिकों के द्वारा, जो केसरिया जो बादल और वो जो इसके भाई थे रानी के, उनके वजह से केसरिया हुआ, उन्होंने केसरिया किया था वहाँ पर। उसके बाद 1303 और 1302 से 3 तक वारंगल पर इन्होंने अभियान किया था। वारंगल के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर 1305 के अंदर 1305 में इन्होंने मांडू और मांडू से आगे बढ़ते हुए देवगिरी पर किया। उसके बाद एक इसका जो 1296 में रह गया था, कड़ा से इन्होंने देवगिरी की तरफ अभियान किया था। फिर 1310 से 11 तक इन्होंने यहाँ से वारंगल से देवगिरी से जो होयसल और द्वार समुद्र से फिर मदुरई और तंजावुर तक के इन्होंने सैनिक अभियान किए। उसके बाद 1311 में ही इन्होंने वारंगल जो काकतीय वंश था वारंगल का, वहाँ पर अभियान किया। तो ये प्रमुख अभियान थे अलाउद्दीन खिलजी के, जो कि इसके साम्राज्य विस्तार को महत्वपूर्ण बनाते हैं। देखिए 12वीं सदी के अंदर ये चित्र 2 दे रखा है। आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, यानी सबसे पहले जो इस मस्जिद बनी थी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, तथा उसके मीनारे यहाँ पर जो दिखा रखे हैं आपको दिल्ली के अंदर। ये जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। दिल्ली एक कोहना शहर के अंदर स्थित है। इतिहास में इस शहर को दिल्ली एक कोहना यानी पुराना शहर बोला जाता है, जहाँ पर बनने वाले सिक्कों को दहली वाला कहा जाता था। कहा गया है कि इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और अधिक विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों, इस मीनार के अंदर 3 सुल्तान यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा ये मीनारें बनवाई गई हैं इसकी। ये मस्जिद को देखिए, यह अरबी भाषा का शब्द है मस्जिद, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा क्या होता है, घुटने टेक कर और माथा टेक कर, घुटने और माथा टेक कर जो प्रार्थना की जाती है उसको कहते हैं सजदा। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्रित होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। यानी मस्जिद वह स्थान है जहां ये मुसलमानों का पूजा स्थल, जहां पर ये घुटने टेक करके, माथा टेक करके अपने आराध्य देव की अर्चना करते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्माननीय और विद्वान पुरुष को इमाम घोषित किया जाता है। इमाम का मतलब होता है मुस्लिमों का नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्म उपदेश देता है। धर्म उपदेश को फारसी भाषा में खुतबा भी कहा जाता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं और भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। पश्चिम की ओर यानी पाकिस्तान की दिशा में। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। किबला यानी कि क्वेश्चन बन सकता है कि किबला किसे कहते हैं, तो जो मक्का की तरफ दिशा है उसको किबला कहा जाता है। यहाँ पर चित्र 3 दिया हुआ है। बेगमपुर मस्जिद, यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में बनी थी और दिल्ली में उसकी नई राजधानी कौन सी, जहाँपनाह जो विश्व की शरणस्थली बनी कि मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। ये मानचित्र 1 में जहाँपनाह को ढूंढिए। ये हमने देखा था जहाँपनाह, शीरी और दिल्ली एक कोहना। ये दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के
दावे को और अधिक बल मिला और मुस्लिम संप्रदाय को मजबूती मिली। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें काफ़ी सहायक सिद्ध हुई, क्योंकि सभी मुस्लिम एक ही प्रकार के तरीका अपना करके जो सिजदा होता है और एक जो सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति होता है, सम्माननीय व्यक्ति होता है, उसको अपना इमाम घोषित करते हैं, जो एक समानता का परिचायक है, एक समुदाय का परिचायक है। क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे, जैसे अरब से, तुर्क से, अफ़गान से। तो मुसलमानों की अलग अलग पृष्ठभूमियाँ होते हुए भी इनकी जो पूजा पद्धति थी उसको देखते हुए इनमें एक समानता नज़र आई। ये यहाँ पर चित्र जो दे रखा है आपको, मोट की मस्जिद का चित्र दिया हुआ है, जो सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनाई गई थी। उसके एक मंत्री के द्वारा ये मोट की मस्जिद बनवाई गई थी। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन बन सकता है कि मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान हुआ? तो ये सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान हुआ, जो कि सल्तनत काल का अंतिम वंश था। उसके बाद चित्र 5 में देखिए, जमाली कमाली की मस्जिद है। ये जमाली कमाली की मस्जिद जो कि 1520 के दशक के आसपास बनाई गई मस्जिद है। और ये एक तरह से देखा जाए तो अकबर के बाद, अकबर 1500 बाबर हुमायूं के समय का ये चित्र है कि आखिरी दिनों में निर्मित है ये। तो ये चित्र 2, 3, 4, 5 की तुलना में आपने देखा किस प्रकार से हमने इनका। तो आगे आज के लिए वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खलजी वंश और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन। समेकन का मतलब उनमें एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए एन्जॉय योर लाइफ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।